गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऊष्मा संतुलन या ऊष्मा बजट, जिसे हम अंग्रेजी में हीट बजट के नाम से जानते हैं। जानेंगे आज कि हीट बजट क्या होता है, किस प्रकार से इस बजट का कार्य रहता है। वैसे अगर हम बात करें कि बजट क्या होता है, बजट का अर्थ होता है कि हमारे इनकम सोर्स क्या होंगे तथा हम उस इनकम को किस प्रकार से खर्च करेंगे। तो जिस प्रकार से वित्त विभाग अपना एक बजट प्रस्तुत करता है कि साल भर में हमारे पास इतना पैसा आएगा और इस पैसे को हम किस किस मद में खर्च करेंगे, उसी प्रकार हम सूर्य के संदर्भ में सूर्य से जो इंसोलेशन प्राप्त होता है या जो सूर्यातप प्राप्त होता है उसका भी एक बजट प्रस्तुत करते हैं कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा कितनी है या उसकी जो मात्रा हमें प्राप्त होती है वह किस प्रकार से उसका उपयोग होता है। इन सभी बातों का जिक्र आज की क्लास में हम करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ऊष्मा संतुलन या ऊष्मा बजट क्या है। ऊष्मा बजट का अर्थ है कि पृथ्वी के पास जो ऊर्जा आती है, ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा आती है सूर्य से। तो सूर्य से जो पृथ्वी के पास ऊर्जा पहुंचती है, उस ऊर्जा को न तो पृथ्वी अपने पास रखती है और न ही उसका नाश करती है या उसको खत्म करती है। कहने का अर्थ है कि जितनी ऊष्मा पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है उतनी ही ऊष्मा वह पुनः सूर्य की तरफ लौटा देती है। यह अपना जो तापमान है वह कांस्टेंट यानी स्थिर बनाए रखती है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा कि सूर्य का जो तापमान है या सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है उससे पृथ्वी का जो तापमान है वह अत्यधिक बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो जीवन है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी अपना एक एवरेज टेम्परेचर बनाए रखती है। ये तभी संभव है कि जब सोलर रेडिएशन जो इंसोलेशन के रूप में पृथ्वी को ऊष्मा प्रदान करता है, उतनी ही मात्रा पृथ्वी पार्थिव विकिरण यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा अंतरिक्ष में भेज दे। यानी जितना इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थात इंसोलेशन पृथ्वी को मिला है उतना ही पृथ्वी पुनः पार्थिव विकिरण के द्वारा अंतरिक्ष में भेज देती है। तो जितना आया उतना वापस भेज दिया। तो बैलेंस जो है या बैलेंस शीट जो है वह बराबर है। तो इसका अर्थ हुआ कि वहां पर जो बजट है वो बिल्कुल बिगड़ा नहीं है, वह संतुलित अवस्था में है। पृथ्वी को प्राप्त यानी इनकमिंग तथा उत्सर्जित यानी ट्रांसमिटेड जो हीट है, जो ऊर्जा है, उसकी मात्रा बराबर रहती। यानी जितना प्राप्त हुआ है उतना ही पृथ्वी के द्वारा वापस भेज दिया गया। और इस प्रकार पृथ्वी का जो ताप संतुलन है यानी जो हीट बैलेंस है वह बना रहता है। और इसे ही हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। यानी जितना आया मैंने उतना वापस लौटा दिया। मेरे पास किसी प्रकार से बैलेंस नहीं रहा।
ऐसी हीट नहीं रही है जो मैं अपने आप में स्टोर कर रही हूँ। ऐसी स्थिति में बजट बराबर रहता है। जो सोलर रेडिएशन है वह जब पृथ्वी की ओर आता है तो उसका कुछ भाग वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, अर्थात सोख लिया जाता है। पृथ्वी और वायुमंडल सोलर रेडिएशन की जिस मात्रा का अवशोषण करता है उतना ही वापस अंतरिक्ष में लौटा देता है। इस प्रकार बैलेंस बना रहता है। हमने देखा है जब इंसोलेशन के चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था तो हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में देखा था कि जो 35% जो सोलर रेडिएशन है वह पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्टेड होता है, यानी परावर्तित हो जाता है, जिसे हम एल्बिडो कहते हैं। इसी प्रकार से केवल एल्बिडो ही नहीं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो वायुमंडल में मौजूद होते हैं और इंसोलेशन को, जो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी की ओर जा रही है, उसको या फिर तो रिफ्लेक्ट करेंगे, पुनः सूर्य की तरफ लौटा देंगे, या उसको स्कैटर्ड कर देंगे, प्रकीर्णित कर लेंगे। प्रकीर्णन क्या होता है पिछली कक्षाओं में अच्छी तरीके से जान चुके हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे कि बादल है या जो जल वाष्प है, वाटर वेपर्स, वह सूर्य से आने वाले इंसोलेशन की कुछ मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने अंदर सोख लेती। तो इसके अलावा जितनी सोखी गई है उतनी ही वापस वह रिफ्लेक्ट करके वापस बैलेंस को बना देती है। तो वायुमंडल में स्थिति अलग रहती है। क्या रहती है आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो इस प्रकार से पृथ्वी और वायुमंडल को जितना सोलर रेडिएशन मिलता है या सौरिक ऊर्जा की जितनी मात्रा मिलती है, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है तथा ट्रांसमिटेड जो एनर्जी है वह इक्वल रहती है, यानी बराबर रहती है। आपने मुझे 100 रुपए खर्च करने के लिए दिए और मैंने 100 रुपए पूरे खर्च करे, न तो अधिक दिया और न ही अधिक रखा, बैलेंस बराबर रहा। जब ऐसा ही बैलेंस एटमॉस्फेयर या अर्थ के ऊपर सोलर रेडिएशन का रहता है तो उसे हम ऊष्मा संतुलन या हीट बजट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह जो संतुलन है किस प्रकार से बनता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे सीखते हैं। इस उदाहरण के अनुसार अगर हम माने कि सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है या सूर्य से जो हमें एनर्जी रिसीव हो रही है उसको अगर हम 100 यूनिट या 100% मान लें कि 100% सूर्य जो है हमें ऊष्मा प्रदान करता है, तो इसमें से 35% पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित रिफ्लेक्टेड हो जाती है, यानी वह वो मात्रा है जो पृथ्वी पर आने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई। उसमें से 27% जो है रिफ्लेक्ट होती है बादलों से, 6% जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या एरोसॉल्स हैं उससे रिफ्लेक्ट होती है, और 2% हमारी अर्थ पर जो पोलर रीजन्स है, जो जहां पर बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं जो सफेद रंग के हैं, और सफेद रंग रिफ्लेक्शन करता है तो उसकी चमक से वह रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इस प्रकार
जो सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है उसकी मात्रा को हम एल्बिडो कहते हैं। साथ साथ हम चित्र के माध्यम से भी देखते हैं कि सूर्य है, सूर्य से हमें जो इंसोलेशन मिल रहा है वो 100 यूनिट में मिल रहा है। 27% बादलों द्वारा परावर्तित रिफ्लेक्ट, 2% जो है वह धरातल, धरातल किस प्रकार का, हिम से ढका हुआ, उससे रिफ्लेक्ट। इसी प्रकार से 6% जो है वह डस्ट पार्टिकल से रिफ्लेक्ट। टोटल 2 प्लस 27 प्लस 6 इज इक्वल टू 35, यानी 35% यूनिट्स जो है अर्थ पर पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होने वाली इस मात्रा को हम एल्बिडो कहते हैं। अब 100 में से 35 तो रिफ्लेक्ट हो गई, पीछे बची 65। 65 यानी 65% उष्मा अवशोषित होती है, यानी एब्जॉर्व की जाती है। अब एब्जॉर्व किस प्रकार से की जाती है, तो 14% यानी 14% वायुमंडल में एब्जॉर्व हो जाती है। 65 में से 14 गए, पीछे बचा 51, और जो 51% जो है वह हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है, यानी 49% एनर्जी जो है वो या फिर तो रिफ्लेक्ट हो गई या एब्जॉर्ब हो गई। पृथ्वी को 100 में से केवल 51% जो उष्मा है वो धरातल पर पहुंचती है। तो धरातल पर किस प्रकार से पहुंचा, कि हमने यहाँ पर चित्र में देखिएगा कि हमने कहा कि 35% तो एल्बिडो हो गया, पीछे बचा 65%। अब इस 65 में से वायुमंडल द्वारा अवशोषित 14 यूनिट्स, पीछे बचा 51। अब 51 जो है वह अर्थ को मिल रहा है। इस 51 में से भी डायरेक्टली जो मिल रहा है वो मिल रहा है 34 यूनिट डायरेक्टली प्राप्त हो रही है, और 17% जो है वह डे लाइट डिफ्यूज के रूप में। डे लाइट डिफ्यूज का अर्थ इस प्रकार से है कि अगर हम किसी बल्ब को एक कमरे में लगाते हैं या किसी लैंप को अगर हम उल्टा कर लेते हैं, छत की तरफ कर लेते हैं, या किसी टॉर्च की रोशनी को अगर हम छत की तरफ फेंकते हैं, तो भी पूरे के पूरे कमरे में रोशनी होती है, जबकि हमने रोशनी किस तरफ की है, छत की तरफ। तो डिफ्यूज लाइट जो है वह हमें प्राप्त होती है। तो 17% जो है वो डिफ्यूज लाइट के रूप में मिलती है, और 34 जो है हमें डायरेक्ट मिलती है। बढ़ते हैं यहाँ पर कि 51% में से अब हमारे पास 51 का हिसाब देना है कि भाई 51% आपने 100 में से आपको मैंने दिए, 100 में से 51 रुपए मैंने आपको पहुंचाए हैं, इसका हिसाब दीजिए। हिसाब सही रहा, इसका अर्थ है बजट सही तरीके से रहा। तो 51% में से 17% सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, लौटा दी जाती है, और 34 जो परसेंट है वह वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है। अब जो एब्जॉर्ब हो रही है अर्थात वो हमें डायरेक्टली मिल रही, और जो अंतरिक्ष में चली जा रही है वह विसरित देवा प्रकाश के रूप में, डिफ्यूज लाइट के रूप में हमें मिलता है। वायुमंडल में जो 34% एब्जॉर्ब होती है उसका हिसाब किताब इस प्रकार से कि उस उष्मा से 6% स्वयं वायुमंडल एब्जॉर्ब करता है, वायुमंडल की विभिन्न जो गैसें होती हैं वो एब्जॉर्ब करती है। 9% जो है संवहन के रूप में। अब एक नया शब्द और आया कि संवहन क्या होता है। संवहन का अर्थ होता है
कि पानी गर्म हुआ और गर्म होने के बाद उसकी भाप बनी। भाप हल्की होती है और ऊपर उठती है। तो 9% जो ऊर्जा है वह या 9 यूनिट्स जो है हमने कन्वेक्शन के रूप में यूज कर ली और 19 जो परसेंट है वह संघनन की एक गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब ये गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट क्या होता है उसको हमने इंसुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो भाप बनी तो गर्म पानी हुआ है। जब भाप ठंडी हो गई ऐसी स्थिति में पानी तो संघनन के रूप में, कंडेंसेशन के रूप में, बारिश के रूप में या प्रेसिपिटेशन के रूप में, वर्षण के रूप में बरस चुका है। लेकिन वो ऊष्मा जो उस भाप में मौजूद थी वह है गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट के द्वारा के रूप में अवशोषित होती। ये तो था हिसाब किताब पृथ्वी का 51% जो पृथ्वी पर पहुंचा। अब वायुमंडल के पास 48% जो एनर्जी है, जो हीट है, जो एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, अब वो 48% किस प्रकार से हुआ देखिएगा। 65 में से 14% हमने कहा वायुमंडल में एब्जॉर्ब हो रही है और 34% यहां पर एब्जॉर्ब हो रही है। दोनों मिलाकर 14 और 34, तो 14% या 14% जो इंसुलेशन का तथा 34% फिजिकल रेडिएशन के द्वारा एब्जॉर्ब होती है और जो वापस पृथ्वी की ओर लौटती है तो 17 और 48, टोटल कितना हो गया 65। टोटल 65 ही मिला था, 65 मिला था, 35 कहां चला गया एल्बिडो के रूप में, हो गया 100%। यानी प्लस माइनस करके हिसाब बराबर। इसी हिसाब किताब को इस चित्र के माध्यम से देखते हैं। हमारे पास दो चित्र है, एक तो है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, एक है लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन। सोलर रेडिएशन एंड अर्थ रेडिएशन। अर्थ रेडिएशन यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ छोड़ती है, सोलर रेडिएशन यानी सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है। टोटल सोलर रेडिएशन कितना है 100%। 100 हमारे पास पहुंचता है, 100 पहुंचता है। 100 में से हमने स्कैटर्ड टू स्पेस यानी स्कैटर्ड हो गया 6, 17% क्लाउड्स द्वारा रिफ्लेक्ट हो गया, 2% जो है वह भी रिफ्लेक्ट हुआ। 6 प्लस 2 8 प्लस 27 यानी हो गया 35। 35 तो हो गया रिफ्लेक्ट यानी हो गया एल्बिडो। पीछे बचा 65। अब 65 में से 14% एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, 14% हमने और कम कर दिए। 65 में से 14 गए, पीछे बचे 51। अब जो 51% जो भाग है उसमें से 34% यानी 34 यूनिट या परसेंटेज जो है एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ पृथ्वी के पास पहुंचा और इस प्रकार से जो स्कैटर्ड हुआ उसमें से 17% एब्जॉर्ब टू द अर्थ डायरेक्टली। ये देखिए ना, डायरेक्ट रेडिएशन सीधा 34%। और यहाँ पर जो स्कैटर्ड हुआ, जो प्रकाश फैल गया और फैलने के बाद पृथ्वी पर पहुंचा, वो कितना है 17%। ये तो हमारे पास
पहुंचा। अब पृथ्वी के पास जो 51% पहुंचा, उसका भी हिसाब किताब किस प्रकार से दिया जा सकता है। पास वाले चित्र को आप देखिएगा, लॉन्ग वेव अर्थ, यह है शॉर्ट वेव, और अर्थ से जो रेडिएशन निकलता है वह हमेशा लॉन्ग वेव्स के रूप में निकलता है। इसमें से रेडिएटेड टू द स्पेस फ्रॉम अर्थ 17%, अब 17% एंड 48% का इसे जो हिसाब है वो इस प्रकार से है कि रेडिएटेड टू स्पेस बाय एटमॉस्फेयर 48%। 48 कौन कौन सा होगा, 34 एंड 14, ये एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, ये है दोनों मिलकर हो गए 48। अब इस 17 का हिसाब क्या है, 17 में से 6% रेडिएटेड या रेडिएशन फ्रॉम अर्थ 23। इसी प्रकार से जो विक्षोभ की जो प्रक्रिया है उसमें खर्च हो गया 9% या 9 यूनिट्स, और जो 19 यूनिट्स जो है वह बारिश करना कराने के काम में आया। जोड़ते हैं, 19 और 9, 28 और 23, 51% जो हमारे पास पहुंचा था हमने उसका हिसाब दिया। 51% ये, 14% जो है वायुमंडल का हो गए 65, और 35 लौटा दिए गए पहले से ही। इस प्रकार से पूरा हो गया 100%। हिंदी वाले विद्यार्थी इस प्रकार से देखें कि लघु तरंगों द्वारा जो सौर विकिरण हमें प्राप्त हुआ तथा दीर्घ तरंगों द्वारा जो पृथ्वी का विकिरण हुआ उसका किस प्रकार से हिसाब दिया गया। तो 100% मिला डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से आपके 34% पृथ्वी पर पहुंचा, और प्रकीर्णित विकिरण यानी स्कैटर्ड रेडिएशन के रूप में 17% मिला, दोनों मिलाकर 51, और इस 14 को अगर हम साथ जोड़ दें तो हो जाता है 65%। एल्बिडो 6% बादलों, 27% बादलों द्वारा, धूल के कणों द्वारा 6%, और पृथ्वी के धरातल द्वारा 2%। 27, 2 और 6 हो गए 35, 35 और 65 यानी बैलेंस बराबर 100%, जितना आया उतना हमने लौटा दिया। इसी प्रकार से पृथ्वी के पास जो 51% आया उस 51% का हिसाब इस प्रकार से दिया जा सकता, तो 23% पृथ्वी से विकिरित हो जाता है डायरेक्टली अंतरिक्ष की तरफ। 9 भाग जो है या 9% है उसका प्रयोग हम तूफान, पानी को गर्म करने के रूप में यूज करते हैं, और 19% तापमान का उपयोग संघनन के रूप में, कंडेंसेशन के रूप में होता है। 19 और 9, 28 और 3, 31 और 20, 51, 51% तो ये हो गए, ये 51 आया था, 17 और 34, 51 आया और 51 को हमने वापस लौटा दिया, यानी बैलेंस बराबर। अब इस चित्र के माध्यम से हम हीट बजट को देखते हैं। देखिएगा 35% पहले से लौटा दिया गया जो पृथ्वी पर नहीं पहुंचा। अब सूरज, सूरज से हमें रिसीव होता है 100 यूनिट, उसमें से 2% आइस कैप से रिफ्लेक्ट हुए, 27% बादलों से रिफ्लेक्ट हुए, और 6% जो है वायुमंडल से रिफ्लेक्ट हुआ।
तो 35 यूनिट जो है वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई। पीछे बची 51% जो पृथ्वी से एब्जॉर्ब होती है। उसमें से 14% जो है वो एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब होती है। अब इस 51 में से 34 यूनिट जो है वह वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, या 17% जो है वह हमें स्पेस से मिलता है। इस प्रकार से 14 और 27 मिलकर बनते हैं आपके 51%। ये था हीट बजट। एक बार पुनः देख लीजिएगा। फिफ्टी 51% अर्थ की तरफ, 14% एटमॉस्फेयर द्वारा अवशोषित, टोटल हो गए 65। अब उस 51% जो हमें मिली उसमें से 14 एटमॉस्फेयर द्वारा, सॉरी 34 एटमॉस्फेयर द्वारा, और 17 जो है आपकी विस्तृत दीवा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। इसी हिसाब किताब को हम इस प्रकार से और देख सकते हैं कि प्रकीर्णन यानी स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्शन द्वारा जो सोलर रेडिएशन यूज होता है किस प्रकार से होता है। तो बादलों से परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस एंड स्कैटर्ड इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल द्वारा शून्य में प्रकीर्णन। 27, 2 और 6 35%, यह है एल्बिडो। अब इसमें से बचा 100 में से 35 घटाए 65%। अब 65 का हिसाब किताब, 65 में से 14% जो है वो तो खा जाता है वायुमंडल, पीछे बचता है 51%। इस 51 का 34% जो भाग है वह मिलता है डायरेक्टली, और डिफ्यूज लाइट के रूप में मिलता है 17%। टोटल हो गया 51%। अब वायुमंडल के पास जो ऊर्जा मिली, वायुमंडल यानी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का डायरेक्टली जो एब्जॉर्वेशन होता है, अवशोषण होता है, वह है 14%। और जो पार्थिव विकिरण होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो पृथ्वी गर्म होने के बाद अपनी ऊष्मा को रिलीज करती है रात के समय, 34। टोटल वायुमंडल के पास 48% एनर्जी मिली और 48 ही वापस दे दी। पृथ्वी के पास 51% पहुंची और 51 को ही वापस लौट दी। यानी 65% जो है उसका हिसाब पृथ्वी को देना पड़ता है। 35% पहले से ही रिफ्लेक्ट, स्कैटर्ड हो जाती। लास्ट में बात करते हैं कि इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है। इस डायग्राम को हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, पिछली जो कक्षा हमारी रही थी। हम लैटिट्यूड्स देखते हैं और इंसोलेशन का परसेंटेज देख लीजिए कि 0 डिग्री जो हमारा इक्वेटर है, साल भर यहाँ पर गर्मियों का मौसम रहता है, उच्च आर्द्रता रहती है, ह्यूमिडिटी काफी अधिक रहती है, यहाँ पर इंसोलेशन 100% मिलता है। हम 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं तो 99% ही इंसोलेशन मिलता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ की तरफ, यानी साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, इंसोलेशन की मात्रा घटती है।
लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट्स डिपेंड करता है कि सनलाइट्स वहां पर किस प्रकार से गिरती है। तो इस प्रकार से हमारा इंसोलेशन और इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।